हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को एमसीक्यूज से कवर करेंगे। ये इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने एक नया स्टेप उठाया है जिनके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जिनके पास एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा देखो और होगा, वो ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो सिलेबस है ना, वो सारी बुक्स जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में हो जाएंगी, कम मेहनत में हो जाएंगी, कम टाइम में हो जाएंगी, ठीक है। और एनसीईआरटी से जितने भी एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आ सकते हैं ना, वो सभी आपको हमारी इन वीडियोस में मिल जाएंगे। ये जो हमने अभी जो नई सीरीज़ चलाई है कि हम लोग एनसीईआरटी को एमसीक्यूज़ से कवर करवाएंगे, तो इस चीज़ के लिए आपको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होगी, देखो हम जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने के बाद जो आंसर कीज़ आती है ना, उनके जो आंसर्स माने जाते हैं वो हमेशा एनसीईआरटी के ही माने जाते हैं, चाहे आप कोई भी सोर्स क्यों ना दे दो कमीशन वालों को, ठीक है ना, वो उनको डिनाई कर देते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एनसीईआरटी को कवर करें ही। तो ये जो तरीका हमने निकाला है, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में और पूरा सिलेबस कवर करने का हमने एक नया तरीका निकाला है, ठीक है। और रिवीजन तो इसकी जिन बच्चों ने पढ़ रखी है उनकी रिवीजन बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जिनको रिवीजन करनी है वो भी इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल जाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये है न्यू मून लाइट। न्यू मून लाइट इज़ ऑल्सो नोन एज, मतलब कि जो नए चंद्रमा की जो रात्रि है उसको क्या कहते हैं। अब देखो, उसको पूर्णिमा बोलते हैं, अमावस्या है, सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स। तो अब इन दोनों में तो चलो लगा देंगे कि ये गलत है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि पूर्णिमा है या या अमावस्या है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पूर्णिमा आंसर लगाएंगे, जबकि ये गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर है अमावस्या, क्योंकि देखो इसका जो नाम है ना, अगर हम नाम से देखें मतलब न्यू मून लाइट कि नया नया एकदम पूरा चंद्रमा है, मतलब पूरा खिला हुआ है, तो ये पूर्णिमा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अमावस्या की रात है, पूरा जो है वो काला है, ठीक है। इसके आगे आने वाले दिनों में जो चंद्रमा आएगा वो नए चंद्रमा आने की शुरुआत हो जाएगी। फिर पहले थोड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर इससे और बड़ा हो जाएगा, फिर और ऐसे करते करते पूरा चंद्रमा यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमावस्या होगा। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड, मतलब खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी, यहाँ पे ऊष्मा आएगा, ठीक है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वो खगोलीय पिंड जिनके पास हीट है, अपनी लाइट है। तो देखो ये क्या, ये प्लैनेट है या स्टार है, क्या है ये, एस्ट्रॉइड है, सैटेलाइट है? तो इसका सही आंसर है जिनके पास वो है स्टार, ठीक है। अब देखो इसको भी हम एक लॉजिक से और देखकर लगा सकते हैं, जैसे कि स्टार का मतलब क्या है, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो वो तारे क्या करते हैं, वो टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते हैं तो मतलब क्या हुआ, उनकी एक लाइट हमें दिखती है, ठीक है। और सन जो है, सूरज जो है, वो भी एक स्टार है। तो जब भी सूरज सुबह मॉर्निंग में उगता है तो अपनी किरणें क्या करता है, दूर दूर तक फैलाता है, ठीक है। दोपहर के 12 बजे तक आने तक इतनी ज़्यादा गर्मी कर देता है, इतनी ज़्यादा गर्मी करता है कि लोगों को छतरी लेकर निकलना पड़ता है कि नहीं है? जाते हैं, आंखों में गॉगल्स लगा के जाते हैं और छतरी लेकर जाते हैं, सनस्क्रीन लगा कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार जो है उसके पास अपनी हीट भी होती है और लाइट भी होती है। लाइट से तो पूरा जो संसार है, विश्व है, वो जगमगाता है। लेकिन हीट से क्या होता है, बड़ी चिलचिलाती धूप आती है कि नहीं, जिससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो ये क्या हुआ, ये वो वाले खगोलीय पिंड हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टार, मतलब तारा बोलते हैं। चलो आगे बोलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोल स्टार। पोल स्टार जो है इंडिकेट करता है कौन सी डायरेक्शन, मतलब ध्रुव तारा। यहाँ ध्रुव तारे की बात हो रही है, आपने बचपन से सुना होगा ध्रुव तारे के बारे में, है कि नहीं? तो वो साउथ डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ, कौन सी डायरेक्शन करता है? तो उसका सही आंसर है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ पर हम देखें तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट और ये है ईस्ट।
तो नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, ये हुआ उत्तर दिशा को ये दर्शाता है। ठीक है, तो इसी के जरिए, पोल स्टार के जरिए ही, ध्रुव तारे के जरिए ही पुराने ज़माने में लोग जो थे वो अपनी जर्नी मतलब यात्रा को सही डायरेक्शन में लेके चलते थे कि ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ है और अब हमें ईस्ट में जाना है, मतलब पूरब में जाना है, या फिर हमें दक्षिण में जाना है। इसी को देखकर वो अपनी डायरेक्शन को चूज़ करते थे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डज ए पोल स्टार चेंज इट्स पोजीशन। अब देखो यहाँ पर ध्रुव तारा अपनी जो स्थान है वो कितनी बार बदलता है। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है कि ऐसे ही देंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो ध्रुव तारा जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। जब वो नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा ही तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि वो अपनी एक ही पोजीशन पे रहेगा, वो अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए 2 बार बदलेगा, 3 बार बदलेगा, ये सारे ऑप्शन गलत हुए। क्या आएगा सही आंसर, वो आएगा रिमेन्स इन सेम पोजीशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा कि वो हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तभी तो जो पुराने ज़माने में जो यात्री थे, है कि नहीं, जो हवाई जहाज उस पर जो पानी के जहाज़ वगैरह हैं या जो पैदल यात्री हैं वो सब इसी के डायरेक्शन से आते थे, क्योंकि ये अपनी जो स्थान है उसको कभी नहीं बदलता। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो हमारा जो चैनल है हमने यहाँ पर अपनी MCQs की सीरीज़ भी चला रखी हैं, GS की भी हैं और पॉलिटी की भी हैं। आप यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और मेंस आंसर राइटिंग के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो भी करवाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पर ट्रिक्स जो हैं हम ट्रिक से भी MCQs को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। आप प्लीज़ एक बार जाकर देखिए, ये ट्रिक्स हमने खुद से बनाई हैं। ठीक है, और मंथली मैगज़ीन की अगर बात करें तो हम हर महीने की मंथली मैगज़ीन निकालते हैं। हमने जनवरी की निकाल दी है। ठीक है, फिर फरवरी की आ गई है, अभी थोड़े दिनों बाद जो है वो मार्च की भी आ जाएगी। और पिछले साल जो 2023 है उसका पूरा करंट अफेयर जो है वो हमने बना रखा है। और NCERT को जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना है उनके लिए भी हमने एक नई सीरीज़ चलाई है और आप जाकर वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं, और वो हम अभी आगे और भी बढ़ाएंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेस्टियल बॉडी विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। वो खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। तो पहले हमने पढ़ा था कि होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल क्या था, हमारा सूरज था, सूर्य देवता थे जिनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है नहीं होता, तो नहीं होता में क्या आएगा, तो नहीं होता में आएगा हमारा प्लैनेट आएगा। अब प्लैनेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, वो है हमारी खुद की पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि हमारी पृथ्वी के खुद के अंदर से कभी कोई लाइट निकल रही है ज़मीन में से, या फिर कोई वो निकल रही है, गर्मी निकल रही है? नहीं ना। तो फिर इसमें प्लैनेट जो होते हैं वो दूसरे जो स्टार होते हैं ना उनकी लाइट से चमकते हैं हमेशा, उनकी अपनी खुद की नहीं होती। क्योंकि अगर होती तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी अर्थ है, यहाँ फिर हम होते ही ना, यहाँ पर जीवन नहीं होता, हम सब मर चुके होते। ठीक है, यहाँ सब कुछ भस्म हो चुका होता, सिर्फ आग ही आग होती, कुछ ना होता। ठीक है, तो नहीं होते में क्या आएगा, प्लैनेट, और होते हमें आएगा स्टार आएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड दैम। ठीक है, कौन से निम्नलिखित में से कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अब देखो इसमें है जुपिटर दे रखा है, सैटर्न है, यूरेनस है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। अब देखो सोलर सिस्टम को हम देख लेते हैं। जैसे कि मानो ये सन है, ठीक है, तो अब NCERT में ना एक चीज़ और दे रखी है कि पूरे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उनको याद करने का सही तरीका वहाँ पर दे रखा है। तो वो है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज़ अस 9 प्लैनेट्स। ठीक है, तो पहले प्लूटो था लेकिन अब प्लूटो नहीं है तो उसको तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि जिनमें छल्ले हैं। तो देखो ये 4 और 4 में अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो ये जो यहाँ के जो शुरू के 3 हैं, ठीक है, इनमें जो है वो छल्ले होते हैं। तो छल्ले क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जो ये वाले जो होते हैं ना उनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो ये गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो गैसेस के बाहर जो होती है ना वो ये यहाँ पर इनके चारों ओर धूल के कण घूमते हैं, तो उनके ही छल्ले छल्ले बन जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, और ये आ जाएगा यूरेनस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है अवर नियरेस्ट स्टार इज़।
हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, हमारा जो पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग हैं, ये उनसे पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है। तो भैया हमारा नियरेस्ट स्टार तो सन है, जिसकी हम क्या करते हैं, सूर्य देवता की हम लोग पूजा करते हैं। क्यों? अब स्टार पूछा है तो स्टार का मतलब क्या हुआ कि उसकी अपनी लाइट होगी और उसकी अपनी हीट होगी। तो हमने सूर्य की लाइट भी देखी है और हीट भी देखी है। ये तो प्लैनेट है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर द इनर प्लैनेट। अब तक मैंने अभी बताया था, यहाँ पर ये है सन, ठीक है, और यहाँ पर आएगा ये आएगा ये, ठीक है। तो ये है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो पहले जो चार हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले जो चार हैं, मरकरी का मतलब हो गया बुध, वीनस का मतलब है शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र, और फिर ये अर्थ हमारी पृथ्वी हो गई, और मार्स हो गया मंगल। ये जो चार हैं, जो पहले जो चार जो ग्रह आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। इनर मतलब जो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब क्या है, क्योंकि जो सारे प्लैनेट है ना, वो एक ऐसे राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं यहाँ पर सन के चारों तरफ। तो इसमें जो भी प्लैनेट जो अंदर की तरफ आएंगे उनको बोलेंगे हम इनर प्लैनेट, और जो बाहर वाले हैं, है ना, इनको हम बोलेंगे आंतरिक, मतलब अंदर वाले जो आंतरिक ग्रह हो गए, और जो बाहर वाले हो गए वो हो गए आउटर प्लैनेट, मतलब कि बाह्य प्लैनेट। तो ये अंदर वाले कौन कौन से हैं, मरकरी मतलब बुध, और वीनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया, और मार्स मतलब मंगल हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये उसी का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट जो है वो आउटर प्लैनेट है, मतलब बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप कर दोगे इसको। इसमें कौन सा आएगा, जुपिटर बाहर का था, ठीक है, जुपिटर था बाहर का, ये सैटर्न था मतलब बृहस्पति और शनि था, और ये था यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ए और बी। चलो अब अगला देख लेते हैं। अब लिखा है प्लैनेट्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, मतलब ऐसे ग्रह जो सूर्य से बहुत बहुत दूर हैं, ठीक है, और वो गैसों और तरल पदार्थ के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा है, ये घुमाकर ही पूछा है, किसके बारे में, इनर और आउटर के बारे में ही घुमाकर पूछा है, क्योंकि इनर वाले हो गए सूरज के पास वाले, यहाँ के पास वाले, और ये वाले हो गए आउटर, ठीक है, ये हो गए आउटर। तो जो आउटर वाले हैं वो क्या होते हैं, वो गैस के बने होते हैं और तरल होते हैं। तो यहाँ पर आएगा आउटर, यहाँ पर आउटर प्लैनेट के बारे में पूछा है, और सन से बहुत दूर है, तो देखो कितनी दूरी है इनकी, और ये तो सन के बिल्कुल पास में है, ये वाले दूर हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा अगला है, अगला वाला जो है वो क्लोज पूछ लिया है कि सन के जो पास हैं, है ना, अभी हमने जो पढ़ा है, तो जो सन के जो पास आएंगे, पास वाले प्लैनेट जो होते हैं वो रॉक्स के बने होते हैं, मतलब जो सूर्य के करीब हैं वो चट्टानों के बने हैं। ठीक है, वो किसके बने हैं, वो चट्टानों के बने हैं, क्योंकि एक थ्योरी क्या बोलती है कि जितने भी जो प्लैनेट्स बने हैं यहाँ पर वो ये टूट के बने हैं। तो पास वाले जो हैं उनमें चट्टानें होती हैं, दूर जो हैं वो गैस और लिक्विड के बने होते हैं। तो जो इनर वाले हुए, आंतरिक जो हुए, वो चट्टानों के हुए, मतलब कि रॉक्स के हुए, और जो बाहर वाले हुए वो किसके हुए, वो गैसेस और लिक्विड्स के बने हुए, इसीलिए यहाँ पर रिंग्स भी होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले दिनों क्या हुआ था, आदित्य L1 जो हमारा सोलर मिशन है वो छोड़ा गया था। ठीक है, तो उसी से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछने की पूरी संभावना है कि सन और अर्थ, मतलब पृथ्वी, सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो ये तो आपको रटनी ही होगी, ये है 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब कि 15 करोड़, क्या है, 15 करोड़ और 150 मिलियन किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लिखा है ऑल द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन इन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। इलॉन्गेटेड पाथ मतलब दीर्घवृत्ताकार, या सर्कुलर गोलाकार पाथ, या फिर रेक्टेंगुलर पाथ। कौन सा आएगा, रेक्टेंगुलर तो बच्चे यूं ही काट देंगे, है कि नहीं है, लेकिन बस दो में कंफ्यूज होंगे, सर्कुलर और दीर्घवृत्ताकार। तो इसका सही आंसर है इलॉन्गेटेड, क्योंकि जो हमने अभी बताया है सन जो है उसका जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या आते हैं, 8 प्लैनेट्स आते हैं, तो वो सन के चारों ओर इस तरह के चक्कर काटता है, इस तरह की शेप में। इसको इलॉन्गेटेड बोलो या फिर इलिप्टिकल पाथ बोलो। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ।
तो ये इस वाले जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये इलिप्टिकल पाथ है। चलो आगे चलते हैं। अब है प्लैनेट्स नोन एज अर्थ ट्विन। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, अर्थ ट्विन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह। अब हमारी पृथ्वी है ना, हम किस पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही सिमिलर मिलता जुलता वो कौन सा ग्रह है, तो वो ग्रह जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है या फिर नेपच्यून है। अब देखो जुपिटर नहीं हो सकता, वो गैस का है, हम क्या गैस के गोले बैठे हैं, तो ये कट गया, ठीक है। ना ही नेपच्यून है, ये भी नहीं है, ये भी गैस का गोला है, तो इनर वाले आ गए, इनर वाले में कौन सा आ गया, वीनस आ गया, ठीक है। तो वीनस जो है मतलब कि जो शुक्र ग्रह है वो अर्थ के ही जैसा है, पृथ्वी के जैसा है। किस में है, अब सिमिलरिटी है इसकी किस में, इसकी सिमिलरिटी है शेप में है और साइज में आती है, ठीक है, इनमें आती है ये। चलो आगे चलते हैं। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब ये तो वैसे भी तुम लोग कर लोगे, देखो क्योंकि सन आ गया। अब सन से जब शुरू होगा तो क्या आएगा, मरकरी, वीनस, है ना, अर्थ और मार्स, यहीं पे रुक जाते हैं। तो मरकरी से क्या हो गया, बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है और ये है अर्थ। तो तीसरा नंबर कौन सा आ गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया अर्थ, मतलब पृथ्वी आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब यह है एस्ट्रॉइड बेल्ट फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ विच प्लैनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रॉइड बेल्ट का मतलब है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब देखो ये जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, ये है सन, एक मिनट, यहाँ पर है सन, ठीक है। तो ये आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। फिर आगे और भी जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट आती है, मार्स और जुपिटर मतलब मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में एक बेल्ट है। तो उसमें ये जो चट्टानों के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, वो घूमते रहते हैं। जिस ऑर्बिट में ये सारे प्लैनेट घूमते हैं ना, ये सारे प्लैनेट ऐसे घूमते हैं, उसी ऑर्बिट में ये वाली बेल्ट में जो पाए जाने वाले एस्टेरॉयड हैं, ये भी उसी बेल्ट में ही घूमते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर, ये इसका सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। आगे है ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि तारों का एक समूह है, ठीक है ना। जब हम, आपने भी देखा होगा रात को, शाम को, कभी कभार जब आप बिल्कुल अपनी छतों वगैरह पर बैठते हो, तो जब हम आसमानों में देखते हैं तो हमें भी कई तरह की आकृतियाँ दिखती हैं, है ना, जो कि एक दूसरे से क्या करते हैं, हम उनकी खुद ही शेप बना लेते हैं। तो ये वैसे ही पैटर्न की यहाँ पर बात करी जा रही है कि तारों का एक समूह जो कि विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम, इसका सही आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टेलेशन आएगा। क्यों, क्योंकि गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी में तो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों स्टार होते हैं, और यूनिवर्स जो बनता है वो बहुत सारी गैलेक्सीज मिलाकर बनती है, और ये तो बिल्कुल नहीं है इसका, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सही आंसर क्या है इसका, नक्षत्र। और इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सप्तऋषि। क्या है, सप्तऋषि तारामंडल, ये है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका उर्सा मेजर, ठीक है। और एक, हाँ ये हो गया, दो एग्जाम्पल इसके, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ये। चलो आगे चलते हैं। अब एक है मरकरी। मरकरी कौन सा होता है, बुध ग्रह। वो टेक्स हाउ मेनी डेज वन राउंड द अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है। देखो अब ये सन है, सन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा है, वो है मरकरी, मतलब कि बुध ग्रह है। अब और भी हैं आगे, उनको नहीं देखते, पहले मरकरी को देखते हैं। देखो मरकरी जो है वो अगर सन मतलब सूरज जो है उसके चारों तरफ चक्कर काटेगा तो कितने दिन लेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये आएगा 88 दिन। अब इसको एक क्वेश्चन और अलग तरीके से पूछा जा सकता है। वो क्या पूछा जा सकता है कि ये जो मरकरी है जब अपनी ही धुरी पर घूमेगा, जैसे लट्टू घूमता है ना, लट्टू जब चलाते हैं तो लट्टू क्या होता है, अपनी ही धुरी पर घूमता है। तो जब वो अपनी में स्पिन करेगा तब तो वो कितने दिन लेगा, तो वो लेगा 59 डेज, मतलब 59 दिन लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने वीनस के उससे पूछा है कि वीनस जो है वो जब अपने ऊपर स्पिन, तो जहाँ पर स्पिन आएगा, स्पिन आने का मतलब समझ जाना कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लट्टू की बात हो रही है। मतलब कि अपने ही कक्ष पर घूर्णन करने पर शुक्र ग्रह को कितने दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने ही स्पिन पूछा है,
तो अपने में स्पिन करने पर कितना आएगा, 243 डेज आएगा, मतलब कि ये वाला 243 दिन। और जब सूरज के चारों तरफ पूछा जाएगा, जब क्या पूछा जाएगा कि सूरज के चारों तरफ कितने दिन में घूमेगा, तो वो घूमेगा 255 दिनों में। ये 55 है। चलो आगे चलते हैं। अब है सनलाइट रीचेज ऑन अर्थ। सनलाइट रीचेज ऑन अर्थ मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने पर, जब सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं ना कि अभी तो अंधेरा है, 4 बज रहे हैं, फिर 5 बज रहे हैं, तो जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, ये पूछ रहे हैं कि वो कितने समय में गिरती है, कितने समय में आ पाती है वहाँ सूरज से लेके पृथ्वी तक, तो वह 8 मिनट में आएगी। NCERT में इसका 8 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यह है फर्स्ट मैन नील आर्मस्ट्रॉन्ग टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए। पहली नॉलेज तो हमें ये मिली कि पहला इंसान कौन था, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था, ठीक है। और दूसरा हमें आंसर क्या मिला कि डेट के बारे में पूछा है, तो वो डेट थी 20 जुलाई 1969, ठीक है, 1969। चलो अगला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ मून टू दैट ऑफ अर्थ डायमीटर। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है। व्यास का मतलब हो गया डायमीटर। देखो ये अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसका डायमीटर मतलब व्यास जो है वो चंद्रमा के, मून के डायमीटर से कितना है। तो अगर ये मानो, हम अगर माने कि ये 40 किलोमीटर का है, ये हम सिर्फ मान रहे हैं, ऐसे है नहीं, तो बहुत छोटा डिस्टेंस है। इतना तो हमारे शहरों में भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, उसमें भी 100 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये हमने बस समझाने के लिए लिया है कि 40 है, तो यहाँ पर सिर्फ कितना रह जाएगा, 10 किलोमीटर का। तो मतलब ये इसका कितना हो गया, 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4 का रिलेशन है इसका और इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/4 है डायमीटर, अगर देखा जाए तो। यहाँ त्रिज्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डायमीटर की बात हो रही है। अब ये है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। अब देखो ये है अर्थ, ये बड़ी सी अर्थ है, और ये है मून। अब यहाँ पर इन दोनों के डिस्टेंस की बात करी जा रही है। अभी हमने कौन सा डिस्टेंस पढ़ा था, अर्थ का और सन का पढ़ा था, जो बहुत दूर था, है कि नहीं है। अब हम जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर भी एक सैटेलाइट है जो कि चक्कर काटता है, नेचुरल सैटेलाइट, वो हमारा मून है, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। सैटेलाइट, ये मून क्या है हमारा, नेचुरल सैटेलाइट, मतलब कि उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह। ये हमारी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो ग्रह है, और इसका भी और छोटा टुकड़ा जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। चलो अब है अगला क्वेश्चन, वी सी वन साइड ऑफ मून। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखता है। क्यों दिखता है, वी सी वन साइड ऑफ मून, हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखता है, ठीक है। क्यों दिखता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मून जो है मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड विद द सेम टाइम इट कंप्लीट वन स्पिन ऑल्सो, ठीक है। या फिर मतलब ये कह रहा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और उतने ही समय में अपनी धुरी पर घूमता है। क्या ये है इसका रीज़न, या फिर ये है कि मून जो है 72 दिन में घूम जाता है इसीलिए, या फिर मून जो है अर्थ के चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के उल्टी दिशा में घूमता है। क्या ये है इसका रीज़न, नहीं, ये दोनों बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर है ये देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये है हमारी, ये हमने अर्थ बनाई है, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है, ये अर्थ है, ये मून है। तो अब देखो ये जो मून है ना, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जो चक्कर लगाएगा वो 27 दिनों में लगाता है, और इतने ही दिनों में ये अपनी धुरी पर भी घूमता है, ठीक है। तो घूमते घूमते जब ये इधर पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो हम जो लोग पृथ्वी पर जो हम लोग खड़े हैं, उन्हें हमेशा इस मून का सेम ही फेस दिखेगा। जैसे कि हमने हमेशा क्या देखा है, हम क्या बोलते हैं कि चंद्रमा के अंदर एक दादी माँ बैठी हुई हैं, बोलते हैं ना, एक दादी माँ बैठी हुई हैं और वो क्या चला रही हैं, वो चरखा चला रही हैं। हमें हमेशा ये दिखता है, इसकी दूसरी साइड कभी दिखती ही नहीं है।
यही वाली साइड दिखती है हमेशा कि एक दादी माँ बैठी हुई हैं और वो चरखा चला रही हैं, चाहे चंद्रमा यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, हर दिन हमें यही एक ही फेस दिखता है। इसकी दूसरी साइड, जब बैक वाली साइड है, वो नहीं दिखती। तो इसका यही रीज़न है कि वो 27 दिन में जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 27 दिनों में ही क्या करता है, अपनी धुरी का चक्कर लगाता है। और वैसे ही ऐसा है नहीं कि दादी माँ सच में बैठी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक कलाकृति है जो कि हम लोगों ने अपने दिमाग से सोच ली है। असलियत में ये वो चंद्रमा पर पाए जाने वाले ये गड्ढे हैं, वहाँ के जो पहाड़ हैं, है ना, ये वो वाली चीज़ है। तो उनसे हमने अपने खुद के दिमाग से एक सोच के आकृति बना ली है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होलो कॉल्ड। देखो, कोई उल्का जो है पूरी तरह जला नहीं है अभी, लेकिन पृथ्वी पर गिर जाता है तो पृथ्वी की धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं। देखो, इसका जो सही आंसर है वो है मीटियोराइट। अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि देखो, अगर यहाँ पर हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जो अगर हम लेयर बाय लेयर देखें तो अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर है, हाँ ये देखो, ये अगर हम देखें तो अगर मानो ये वाली जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर के बाहर ये लेयर है स्पेस की लेयर। अब स्पेस के भी बाहर जो अभी हमने बताई थी, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट की हमने बात करी थी, क्षुद्र ग्रह की बात करी थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्या है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मतलब क्षुद्र ग्रह हैं, मतलब चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो वहीं से जो है ना, वहीं से अगर कोई भी एक भी टुकड़ा अगर स्पेस में आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मीटियोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीटियोरॉइड बोलते हैं जब वो स्पेस में आता है। तो जब ये स्पेस में आता है तो उसे मीटियोरॉइड मतलब हो गया उल्का पिंड बोलते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर में आएगा, वही टुकड़ा एटमॉस्फेयर में आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मीटियोर। और ये वही है जिसको हम बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा हमें दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि घर्षण, फ्रिक्शन से वो जो है वो जल जाता है, तो वो हमें जलता हुआ दिखता है। तो उसकी लाइट जो हमें दिखती है तो हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा आ गया। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट पूरा अर्थ पर आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीटियोराइट बोलते हैं। तो ये इतनी तेज़ी से गिरता है कि अर्थ पर जो है वो गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ल्यूनार लेक, ठीक है, जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। अब देखो, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो हमने अभी पढ़ा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना, प्लैनेट जो है हमारे 8 प्लैनेट हैं, सन के चक्कर काट रहे हैं, तो पूरा सोलर सिस्टम है, ये कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है, कौन सी गैलेक्सी का भाग है, तो वो है मिल्की वे का है, मिल्की बार का नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए। मिल्की बार तो चॉकलेट है, ठीक है, ना ही सुपरनोवा, ये भी नहीं है, ये एक स्टेज है दूसरे स्टार्स की। ठीक है, क्या आंसर आएगा, मिल्की वे आएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। यहाँ पर क्या पूछा है कि बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मतलब लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं, तो वो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड बनाती हैं। ब्रह्मांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है लाखों आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, लाखों और आकाश गंगा क्या होती है, ऐसी स्पाइरल शेप होती है, उसके अंदर लाखों, भैया लाखों की तादाद में, तो उसके अंदर बिलियंस ऑफ इसके अंदर स्टार होते हैं। मतलब एक गैलेक्सी की बात कर रही हूँ मैं, ये कि एक गैलेक्सी में, ये एक गैलेक्सी बनाई है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक गैलेक्सी में जो है वो बिलियंस, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा तो उसके अंदर तारे हैं। और यूनिवर्स की अगर तुम बात करो तो यूनिवर्स में ऐसी, जैसी मैंने यहाँ पे एक बनाई है, तो ऐसी लाखों आकाश गंगा है, मतलब गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है। ठीक है, चलो इतना बड़ा ब्रह्मांड है। आगे चलते हैं।
आगे है इंडिया लाइज एट विच लैटिट्यूड, भारत जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है। अब यहाँ पर अक्षांश की बात करी गई है, ठीक है, किसकी बात करी गई है, अक्षांश की। तो यहाँ भारत के बारे में पूछा गया है। अब देखो ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ को आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पर 0 डिग्री पर क्या होता है, इक्वेटर, और इक्वेटर जो है वो हमारी पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। तो हमारी जो पृथ्वी जो है उसके अंदर जो भारत आता है वो 23.5 पर आता है, मतलब 0 के बाद आया, हमने वैसे ही मान रहे हैं। यहाँ पर 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 40 ऐसे करते 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 यहाँ पर जो है ना बिल्कुल टॉप पर, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। और यहाँ पर अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये सारा साउथ में आएगा, तो ये आएगा 90 डिग्री साउथ पोल आएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है, क्योंकि हमारी इंडिया नॉर्थ में आती है तो यहाँ पर आएगा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ आएगा, क्योंकि हमारी इंडिया नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। चलो, तो आंसर सही है इसका, ये वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लिखा है ऑल लॉन्गिट्यूड मीट्स एट, सभी देशांतर, यहाँ पर देशांतर की बात करी गई है। तो वो सभी जो देशांतर हैं वो किस बिंदु पर मिलते हैं, पोल्स, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, या फिर, तो इसका सही आंसर है पोल्स पर ही मिलते हैं। देखो देशांतर क्या होते हैं, ये है अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेंटर में एक लाइन खींचे तो यहाँ पर ये है पोल। तो ये जितने भी देशांतर होते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, जैसे एक तरबूजा खरबूजा होता है ना, उसकी खापें होती है ऐसे यूँ, तो ऐसे ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। संतरे की फाड़ी हो गई, ठीक है ना, जब हम निकालते हैं तो उसी से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड को, कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और ये सभी कहाँ मिलते हैं, ये सभी मिलते हैं पोल्स पर मिलते हैं, आकर मिल जाते हैं एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन है प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, प्रमुख यामोत्तर कहाँ से गुजरती है। अब प्रमुख यामोत्तर जो है इसका सही आंसर ग्रीनविच, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, तो ग्रीनविच है। इसको समझ लेते हैं प्रमुख यामोत्तर है क्या। देखो प्रमुख यामोत्तर, जैसे मानो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, तो एक प्रमुख यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन एक वो इमेजिनरी लाइन है जो हमने खुद की अपनी सुविधा के लिए सोचा है यहाँ पर, और हमने इमेजिनरी लाइन खींच रखी है। क्यों खींची है, जिससे कि हमारे देश, जो हमारी पृथ्वी है उस पर जितने भी देश हैं उनकी लोकेशंस को हम एग्जैक्ट लोकेशन हम दे पाएँ, ठीक है। तो ये एक 0 डिग्री पे इमेजिनरी लाइन है। तो ये कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से पास होती है। तो यहाँ पर ग्रीनविच है, इसके अगर हम ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आने वाले देश क्या हो गए, ईस्टर्न डायरेक्शन में हो गए, यहाँ पर आने वाले क्या हो गए, वेस्ट, मतलब ये जो हो गए पूर्व में हो गए, और ये जो हो गए ये हो गए पश्चिम में, ठीक, पश्चिम में। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पर आता है, वो पूर्व में आता है, ठीक है। हम क्या पूर्ववासी हैं, हम ईस्ट में आने वाले लोग हैं, ईस्ट में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर कि सूरज जो है सबसे पहले यहीं पे निकलता है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला है प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन। अब देखो हमने अभी देखा है, हमने प्राइम मेरिडियन समझा है अभी, ये हमने क्या समझा है कि यहाँ पर 0 डिग्री पर जो है, 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन है। अब इसके पीछे, इसके एकदम पीछे 180 है, ठीक है। तो ये जो लाइन है आगे की और पीछे की, अगर पूरा जो संतरा है तो उसको अगर मैं 2 भागों में यहीं से काट के डिवाइड कर दूं, और आगे की लाइन को जो मैं बोलूं 0 डिग्री और इसके पीछे की को मैं बोलूं कि ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन हमारी जो पृथ्वी है उसको डिवाइड करते हैं, एकदम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से शुरू करा है, सामने एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, ठीक है, आधा आधा, कि आधा संतरा इधर गया और आधा संतरा इधर गया, ठीक है। आधा एक बच्चा खा लेगा, आधा दूसरा बच्चा खा लेगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने एक आलू लो, इसके 2 हिस्से, एग्जैक्ट 2 हिस्से कर दिए, संतरे के 2 हिस्से कर दिए, तरबूजे के 2 हिस्से कर दिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है वो आधा कर रहा है अर्थ को। चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये है प्लेसेस सिचुएटेड ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ऐसे स्थान जो प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में स्थित होते हैं। अभी हमने क्या बताया यहाँ पर अर्थ को लेके, ये देखो ये अर्थ है, यहाँ पर ये 0 डिग्री है,
प्राइम मेरिडियन है, मतलब कि प्रमुख यमोत्तर है, इसके जो यहाँ पर होंगे, ठीक है, इसके जो इधर आने वाले ईस्ट वाले जगहें कही जाएंगी, यहाँ आने वाली वेस्ट कही जाएंगी। देखो ये अब मैंने भी आपको बताया है कि सबसे पहले जो सूरज है वो पूर्व में ही उगता है और पूर्व में ही हमारा भारत है, ईस्ट में पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले इन जगहों पर क्या पड़ेगी, सूरज की पहली किरण पड़ेगी। उसके बाद यहाँ धीरे 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 चलते 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 जो है ना, वो यहाँ पर सूरज आएगा। सबसे पहली सुबह जो होती है, सूरज की पहली किरण बढ़ने का मतलब क्या है कि सुबह, जो सुबह देखी वो सबसे पहले हम लोगों ने देखी है, जो ईस्ट में मतलब जो पूर्व में रह रहे हैं। ये वेस्ट पश्चिमी लोगों ने तो बाद में सुबह देखी है। तो जो पहले सुबह देखेंगे उन लोगों को, वो लोग क्या हो गए, वो लोग आगे हो गए, ठीक है। और जो बाद में देखेंगे वो लोग हो गए पीछे। तो ईस्ट में रहने वाले लोग जो होते हैं वो उन वाले जो प्राइमरी जो प्लेसेस होते हैं वो आगे होते हैं, टाइम के मामले में भी, प्लेस के मामले में भी, ठीक है। और जो यहाँ आते हैं वो टाइम के मामले में भी पीछे होते हैं, प्लेस के मामले में पीछे होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा अहेड। चलो आगे चलते हैं। अब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो भारतीय मानक समय क्या है। यहाँ पर क्योंकि हर देश का एक खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम है, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो फ्लाइट्स हैं, रेलवेज़ का जो टाइम है, ऑफिस के जो टाइम है, वो इसी टाइम पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ भारत का मानक समय पूछा है, तो भारत का मानक समय जो है वो है 82:30 ईस्ट। अब देखो अभी मैंने क्या बताया है कि भारत जो है वो इस 0 डिग्री से किस में है। पहली बात तो मैंने बताया कि ईस्ट में है, लेकिन इस ईस्ट में भी कहाँ पर है वो है 82:30, यहाँ कहीं पर है। तो उस प्लेस को कितनी डिग्री हो गई, वो हो गई 82:30, ठीक है। और नॉर्थ में हमने पहले पढ़ा है कि वो कितना था, वो था 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूड और वो जो आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आता है लैटिट्यूड और ये आता है लॉन्गिट्यूड। चलो आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ 11 स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पर ये पूछा है कौन सी कंट्री के 11 स्टैंडर्ड टाइम है। देखो ज़्यादातर जो देश हैं वो छोटे छोटे ही देश हैं, लेकिन कुछ देश जो हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं लेंथ में, जैसे कि रशिया है, रशिया बहुत बड़ा है लेंथ में। तो यहाँ पर जो 11 टाइम जोन में बांटा गया है उसको, उसका हर जगह पर मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो जगहें हैं उन पर अलग अलग टाइम चलता है। तो रशिया के 11 टाइम जोन है। चलो अब यह है अर्थ रोटेट करती है 1 डिग्री हाउ मैनी मिनट। ये आपको पता होगा सभी को कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो वो मूव करती है तो 360 डिग्री वो मूव करती है 24 घंटे में। ये आपको पता होगा कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो अगर मैं इसी से निकालूं कि 1 डिग्री कितना होगा, तो पहले तो 24 को मैं मिनट में चेंज कर लूँगी, ठीक है। फिर इसको ऐसे डिवाइड करना है, तो 6 छिक आ गया 6 और ये आ गया चौके। तो 1 मिनट जो है, 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में हमारी धरती जो है वो घूमती है। तो सही आंसर इसका हो गया 4 मिनट। अब है व्हेन प्राइम मेरिडियन हैज़ सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल प्लेसेस अलोंग द प्राइम मेरिडियन एक्सपीरियंस। देखो जब प्रमुख यमोत्तर पर सूरज सीधा पड़ता है तो वहाँ पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होता है। ये देखो ये प्राइम मेरिडियन है, हमने अभी समझाया है 0 डिग्री पर। जब सूरज यहाँ पर होगा, एकदम सीधा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 12 बज रहे होंगे। क्या बजेंगे, दोपहर के 12 बजेंगे। यहाँ पर जितने भी स्थान होंगे, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जितने भी स्थान होंगे उन सभी जगहों पर 12 बज रहे होंगे। मतलब कि सूरज जो है सीधा हमारे सर पर होगा। चिलचिलाती धूप होगी, लेकिन सभी स्थानों पर चिलचिलाती धूप नहीं होगी। बस ये कहा जाएगा कि सभी स्थानों पर 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए। तो इसका सही आंसर है ये नून, ठीक है। तो हमारा प्रयास है कि आपके एनसीईआरटी को हम इसी तरह के एमसीक्यूज़ लाकर कवर करवा सकें। तो हमारे जो, अगर आपको हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।